तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट से, ठीक है ना। जो इंडियन इकोनॉमी में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हम उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल एक क्विज़ की तरह रख लेंगे तो और याद रहने में आसानी होगी। तो मैं कुछ चीज़ लिखूंगा, फिर आप बताना, जिसको ईयर पता होगा, मतलब डेट से ज़्यादा ईयर है बेसिकली, ये ईयर लिख देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो बहुत ही ना के बराबर चांस है कि वो पूछे, लेकिन हाँ एमसीक्यू में ईयर पूछ लेते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो बच्चे भी तैयार हैं, बहुत बढ़िया, हम भी तैयार हैं। चलो जी, तो सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, बताइए जी। तो कृष भाई भी आए हैं आज, कृष भाई भी बताएंगे अपना आंसर। इसी बीच अंकित अग्रवाल भाई ने 4,40,000 का सुपर चैट करा है, धन्यवाद। वो कह रहे हैं सर इंडियन कैसे करें, तो मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, बिल्कुल डोंट वरी। 1757, ठीक है 1757, ठीक है ना। तो बस जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ईयर्स हैं, मैं सारे वो डिस्कस करूंगा। उसके अलावा भी अगर आपको किताब में कोई लगे मिल जाए तो पढ़ लेना, नहीं तो चिंता मत करना कल की कि भाई हाँ कि ये इसमें से हमसे पूछेगा। चलो अगला बताओ, स्विस कैनाल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, 1869, शाबाश। उसके बाद अगला बताओ, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही भेज रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन के चीते हमारे। 1881, शाबाश। उसके बाद ये सब हमने वैसे क्लास में भी पढ़े थे, जब कल रिवाइज कर रहे थे ना, कल परसों रिवीजन में भी आए थे, लेकिन इकट्ठे हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, वेरी गुड, सही भेजा बच्चों ने, 1921। इसके बाद टिस्को कब सेटअप हुई थी? नहीं, टिस्को, ठीक है, टिस्को का याद रखना है, टिस्को हुआ था, बिल्कुल सही भेज रहे हैं ऑनलाइन वाले चीते, 1907, 1907, सही, ठीक है। उसके बाद नंबर 7, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवेज का इंट्रोडक्शन कृष भाई, ठीक है, वेरी गुड, 1850। और फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, हाँ वेरी गुड, हाँ कौन सा? 1853, 1853, हाँ, थाने से बॉम्बे, सही, वेरी गुड। उसके बाद फर्स्ट आईपीआर, गलत, देखो कृष्ण ने भी गलत बता दिया। फर्स्ट आईपीआर 1948, वेरी गुड, 1948 फर्स्ट आईपीआर, ठीक है, शाबाश, ऑनलाइन वाले चीते। उसके बाद नंबर, वो बाद में हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, वेरी गुड, 1966 ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद नंबर 10, सेकंड आईपीआर, सेकंड आईपीआर, हाँ वो है बिल्कुल सही, 1956, वेरी गुड। फर्स्ट पढ़ाते नहीं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं थी, सेकंड में बड़े धमाके हुए थे, क्लासिफिकेशन ABC, हाँ। तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो 10 में से कितने नंबर आए आपके? कृष के आए 8 नंबर। चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं, ऑनलाइन वाले चीतों के तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं भाई। उसके बाद अगला बताओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
ये भी कल हमने रिवाइज करा था, कल या परसों में रिवीजन में आया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ 1955 कार्वी कमेटी, हाँ 1955 बिल्कुल सही, शाबाश। उसके बाद नंबर 12, वेरी गुड ऑनलाइन वालों, सही भेज रहे हो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सही, ऑनलाइन वालों का भी सही, 1991, वेरी गुड। इसके बाद डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन कितना, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, कब आए थे मोदी जी, रात को 8 बजे, कल से बंद, 1990, हाँ 2016। कृष बाबू 7 साल हो गए जब तुम छोटे से थे, एटीएम में लगाया था मम्मी ने, जाओ। उसके बाद जीएसटी, हाँ जीएसटी कब आया था, वेरी गुड, ऑनलाइन वाले चीतो बिल्कुल सही भेज रहे हो, शाबाश। 2,20,000 का सुपर चैट आता हुआ इसी बीच, धन्यवाद मेरे मित्र। हाँ 1 साल बाद जीएसटी। उसके बाद नंबर 5, जीएटीटी कब आया था, हाँ वेरी गुड, 1948 है ना, जीएटीटी था ना पहले, जनरल एग्रीमेंट फॉर, हाँ ट्रेड एंड टैरिफ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, तो सब धमाकेदार बता रहे हैं। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ नहीं, देखो जीएटीटी 1948 था, तो कई सालों तक तो वो चला, फिर उसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आया, कब आया था, कल पढ़ा था हमने, वेरी गुड ऑनलाइन वालों, 1995। उसके बाद नंबर 17 नेक्स्ट है जी, मेक इन इंडिया, ये क्योंकि इसमें पूछ सकता है ना, सरकार ने निकाला था एक बड़ा नारा, ईयर बताना है बस, मेक इन इंडिया, मोदी जी कब आए थे, उसके बाद जनधन योजना है, ईयर बताओ, मोदी जी कब आए थे, 2014, और क्या, यही तो मेन नारे थे तब मोदी जी जब आए थे तो। अच्छा उसके बाद जी, रिमूवल ऑफ कोटाज, पूरी तरह से कोटाज कब हटाए गए, वेरी गुड ऑनलाइन वाले चीते, 2001। उसके बाद टास्क फोर्स ग्रुप, इसकी स्थापना कब हुई, टास्क फोर्स ग्रुप पता होना चाहिए, बाय चांस ये थोड़े बीच बीच में हॉट्स वाले भी डाल रहा हूँ ना, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के लिए, बाय चांस पूछ ले तो। 1979। उसके बाद 21, स्टडी ग्रुप बाय पीसीआई, स्टडी ग्रुप बाय पीसीआई, पीसीआई की फुल फॉर्म, एफसीआई तो अलग है, पीसीआई बताओ, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, पीसीआई मतलब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसी बीच 4,40,000 का सुपर चैट अंशुल भाई पूछ रहे हैं, सर फर्रे बनाने की टेक्निक जब कॉलेज में आओगे तब। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का स्टडी ग्रुप कब बना था, वो तो प्लानिंग कमीशन बना था, उसका स्टडी ग्रुप बना था 1962। प्लानिंग कमीशन तो सबको पता है ना,
लेकिन प्लानिंग कमीशन का स्टडी ग्रुप जो था वो कब बना था? 1962। चलो उसके बाद 22 एजुकेशन कमीशन, ये कौन से ईयर में सेटअप करा था सरकार ने? एजुकेशन कमीशन तभी तो करवा रहा हूँ मेरे भाई, कर लेना बस जो करवा रहा हूँ, पीपड़ी ना बजाओ कि क्या है क्या नहीं और कहाँ, ये तो पढ़े नहीं। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, बस ये करके चले जाना कल, और कुछ नहीं है ना। अब इसीलिए तो करा रहा हूँ, सारा वही थोड़ी ना आएगा जो तुम्हें आता है। एक आध नई चीज़ें भी तो सीखनी ज़रूरी है ना, बाई चांस कल पूछ लिया तो अब याद रहेगा। तो एजुकेशन कमीशन कब बना था? 1964। ठीक है, वेरी गुड, अंकुश ने सही भेजा था, शाबाश अंकुश भाई। उसके बाद चलो ये बताओ कृष, ये आसान है, कल रिवाइज भी करा था। राइट टू एजुकेशन एक्ट, कानून बनाया था कि भाई बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। वेरी गुड, ऑनलाइन वाले बच्चों ने सही बताया। उसके बाद चलो बताओ तापस मजूमदार कमेटी। हाँ हाँ, अरे बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम हंस रहे हो, ये पूछ लेगा कल एग्ज़ाम में आएगा, फिर तुम याद करोगे मुझे। तापस मजूमदार कमेटी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, देखो। वेरी गुड, 1998। ठीक है, तापस मजूमदार कमेटी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट, एक बार रीड ज़रूर करके जाना। उसके बाद मनरेगा, क्योंकि बड़ी पॉलिसी थी ना तो पता होना चाहिए कब आई थी। 2005। उसके बाद चलो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बैठक हुई थी, कब हुई थी भाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तो बात हुई थी 2013। वेरी गुड, 2013। उसके बाद CPCB कल आया था ना? हाँ कल आया था, कल रिवाइज करा था हमने, कब हुआ था स्थापना? 1974। इसके बाद IUCN, बताओ IUCN। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी तो इसकी स्थापना कब करी थी सरकार ने? NCERT वाला मत लेना, एक बच्चे ने लिखा 1980। बिल्कुल ठीक, 1980। उसके बाद कृष भाई चलो 29, ये बताओ, ये तो कल भी हमने रिवाइज करा था, नबार्ड। ये तो सही है, हाँ 1982। ठीक है, वेरी गुड, है ना, जैसे ये याद है वैसे ही वो सब भी याद होने चाहिए। ऑपरेशन फ्लड, वो वाला ऑपरेशन फ्लड, मिल्क वाला, वाइट रिवॉल्यूशन कब? 1970, है ना, वाइट रिवॉल्यूशन, ये भी हमने कल टच करा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैं बर्गीज, हाँ। उसके बाद चलो बताओ जी, अब बताओ अगला बताओ। नहीं वो नहीं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, सॉरी, जो रूरल डेवलपमेंट में कल हमने पढ़े थे ना कि भाई बहुत सारे RRBs और ये वो लैंड डेवलपमेंट, ये सब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कब स्टार्ट हुए थे?
ना उस, लेकिन उससे पहले ही हो गए थे, ये तो पहले ही बन गए थे 1970, बल्कि 1969, सॉरी 1969, उससे पहले ही बन गए थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट वाले। चलो अब कुछ और हैं। चलो ये बताओ, GLF कल पढ़ाया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF कैंपेन, GLF कैंपेन कल पढ़ा था। वेरी गुड। 1958 सबसे पहले यही आया था ना, माओ का, चाइना में। उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन, वो कब लाया था माओ? 1965, 7 साल के बाद, 1965। वेरी गुड। उसके बाद वो तो चलो पता ही है। अच्छा, चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए? चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये भी कल रिवाइज करा था। चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म देखो, ऑनलाइन वाले चीज़ें सही बताएंगे। 1978, जब माओ मर गया था ना, उसके बाद। अच्छा, चाइना का चलो इंडिपेंडेंस बता दो, कौन सा ईयर है? चाइना का इंडिपेंडेंस, ये भी कल रिवाइज करा था, हमसे 2 साल बाद, 1949 है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया था। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान का बताओ, पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स 1988। वेरी गुड, ऑनलाइन वाले ने देखो सही बता रहे हैं बच्चे, 1988। उसके बाद पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस का ईयर क्या है? 1947। ठीक है, ठीक है, तो ये सब ईयर हो गए। चलो ठीक है, तो भाई ओके है सब बच्चों को, यहाँ तक ओके हो गई कहानी। तो ये वो इम्पॉर्टेंट डेट्स वाले ईयर्स हैं जो आप याद रखना बस मेनली, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी डेट्स वाले हैं या जो भी ईयर्स हैं, वो बस आप अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो अब कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो एक बार लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक बार बस नज़र मार जाना। तो कुछ आपको पता थे पहले से, आई होप, है ना, कुछ नए आपको पता चल गए। चलो अब कुछ एब्रीविएशंस करेंगे, तो एक बार बता दो एब्रीविएशंस के लिए तैयार हो? और यहाँ तक सब ओके है तो थम्स अप भी भेज दो, और एब्रीविएशंस के लिए तैयार हो? कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस पूछता हूँ आपसे, तो बताते रहना कि भाई वो आपको पता है कि नहीं। और जो नहीं पता होंगे तो फटाफट तुरंत गूगल पे जाके चेक कर लेना, है ना भाई, बस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो 1998 उसमें भी था मेरे दोस्त, ठीक है, यस सर। 1987 में भी था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो मैंने रीसेंट वाला लिखा था, 1987 भी लिख देता हूँ, वो सबसे पहला था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ना, शुरुआत 1987 में हुई थी, वो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ। हाँ, 26 वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो बैठक जो हुई थी। ओके, तो बच्चे हैं जी तैयार, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस पूछ लेता हूँ, वो बस आप बता देना कि अगर आपको आता है तो। उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलूँगा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पर और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पर, फिर मैक्रो पर, है ना, क्योंकि इंडियन इको में तो कोई ग्राफ या कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। पीसीआई
अभी बताया था पीसीआई, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आईपीआर, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आईबीआरडी, आईबीआरडी, ठीक है, पता है बच्चों को। हाँ, गेस्ट पेपर शेयर कर दूंगा, एक दोस्त कह रहे गेस्ट पेपर लास्ट में शेयर करके जाऊंगा, डोंट वरी, आपके साथ विद सॉल्यूशन। तो आईबीआरडी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ठीक है। तो बस मैं लिख रहा हूँ एब्रीविएशन, आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको मिल जाएगी। आईएमएफ, सही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी गुड, बच्चों ने सही भेज रखा है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वेरी गुड। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेरी गुड। एमएमएस, एमएमएस मिड डे मील स्कीम, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एमआरटीपी, नहीं, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था, ठीक है ना। तो एब्रीविएशंस वो वाली लिख रहा हूँ बच्चों जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और एक बार आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चलो REGP, नहीं, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMRY, नाम से बड़ा क्लियर है, PMRY, हाँ, मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना। NRLM, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। NRLM, आर से हमारा एक चैप्टर का नाम है, हाँ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। GATT, ये अभी आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, लेकिन वो कुछ और भी दे सकते ना, उसने ऐसे दे दिया शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। भाई आप ऐसे नहीं सोच सकते ना कि मैं तो वहीं पे दिमाग लगा लूंगा SGRY, क्रिश कह रहा है मैं तो वहीं ऑप्शन में से देख लूंगा, वो सारे ऑप्शन चालू ऐसे ही देगा, वो लगेंगे सारे SGRY ही, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसलिए, ठीक है ना। MPCE, MPCE नहीं, ये थोड़ा सा पता बाय चांस पूछ ले, मतलब जनरिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। MPCE इसका है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है, चांसेस कम है लेकिन फिर भी एक सेफ्टी मार्जिन के लिए लिख रहा हूँ। NCERT हाँ बताओ, पता होना चाहिए। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हाँ। UGC, बिल्कुल सही, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है ना, ये एजुकेशन में से पूछ। तनवा, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, वेरी गुड। उसके बाद वो तो मतलब ठीक है जो है। और GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलो कुछ ऐसे वाले बाय चांस आपकी नॉलेज टेस्ट कर ले। सार्क,
इसका पता होना चाहिए भाइयों, सार्क। बताओ, ये है कुछ नहीं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कुछ कंट्रीज़ जो आते हैं ना, वो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। अच्छा, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये भी हाँ उसी का भाई है। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लेटेस्ट है ये सब, इस पर कुछ पूछ सकता है आपसे। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना। हाँ, इन 5 देशों के समूह को ब्रिक्स कहते हैं। सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और यूएनसेड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलो, तो बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले चीज़ों को 90% पता थे। तो ये कुछ ऐसे हैं बच्चों जो थोड़ा सा मतलब रेलिवेंट है, पता होने चाहिए। बाय चांस आपसे किसी एमसीक्यू में या मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है ना, 1 नंबर के सेफ्टी मार्जिन के लिए ये बात पता होनी चाहिए। चलो, तो अब हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारे मैक्रो के मेनली जो डायग्राम्स हो सकते हैं पॉसिबल, जो फॉर्मूले हो सकते हैं पॉसिबल, जो शेड्यूल्स हो सकते हैं पॉसिबल। कोई बचेगा तो आप बता देना कि सर ये वाला है ना, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पहले वही अपना नेशनल इनकम से शुरू करते हैं, है ना। और डिटर्मिनेशन मेनली तो इसी में हमारे फॉर्मूले और इसी में हमारा मतलब वो रहता है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम से बच्चों शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये वही वाला पीडीएफ है, तो इसमें देखते चलते हैं कि कहाँ कहाँ फॉर्मूलों का इस्तेमाल है। चलो, तो पहले ये फॉर्मूला है, ये कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं बच्चों। ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो कन्वर्जन करना होगा, तो आपका जो पहला वेरिएबल होता है वो डेप्रीसिएशन होता है। दूसरा कन्वर्जन होता है नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू NFIA, ठीक है। और NFIA का इसका अपना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, दूसरा कन्वर्जन। और तीसरा कन्वर्जन होता है मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, उसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपने आप कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये देखो फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा दूसरा फार्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, एक फार्मूला ये होता है। तो उसका फार्मूला याद रखना है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्शन मेथड का फार्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। पहली बात तो ये कि प्रोडक्शन मेथड से हम जीवीए एमपी निकालते हैं। जब तीनों सेक्टरों का जीवीए एमपी जोड़ लेते हैं तो उसको जीडीपी एमपी बोलते हैं। तो उसका फार्मूला सिंपल याद रखना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स आपको निकालनी आती है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और चेंज इन स्टॉक भी आपको निकालना आता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बच्चों हम फॉर्मूले पहले रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ये मोटिव है मैक्रो का। फिर नेशनल इनकम में दूसरा मेथड है इनकम मेथड का। इनकम मेथड में हम निकालते हैं तो एनडीपीएफसी हमारा आता है। एनडीपीएफसी को निकालने का फॉर्मूला होता है, तीन चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में दो बातें आती हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी वाली इनकम में होता है रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप वाली इनकम को बोलते हैं हम प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को वैसे बिफोर टैक्स बोला जाता है। और प्रॉफिट के अपने तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है डिविडेंड और एक होती है रिटेन्ड अर्निंग। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया था कि डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स को जोड़कर हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा और आखिरी फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर मेथड का, जीडीपीएमपी, जिसमें चार चीज़ें जोड़नी है आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स।
नेट एक्सपोर्ट्स निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालते हैं GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़कर। GDFCF कैसे निकल सकता है? GDFCF को निकालने का तरीका है NDFCF प्लस डेप्रीसिएशन। बाकी एक फॉर्मूला और है, अगर वो GDCF निकालना हो तो NDCF प्लस डेप्रीसिएशन। मतलब ये सारे फॉर्मूले हैं जी। तो नेशनल इनकम में बता दो भाई, कोई और फॉर्मूला तो नहीं है नेशनल इनकम के फॉर्मूले के लिए? आप भेजो थम्सअप की। ओके है कृष भाई, तुम भी भेज दो थम्सअप यहीं से। और तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेशनल इनकम में कोई ग्राफ तो नहीं है? सोच लो बच्चों भाई, नेशनल इनकम में कोई फॉर्मूला, कोई ग्राफ तो नहीं है? हाँ, और क्या? नहीं, कैसे ही बना सकते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर निकालना, तुम भी निकालो, न्यूमेरिकल ऐसी है, ठीक है। ईयर 2000 GDP इज इक्वल टू 80, ईयर 2022 GDP इज इक्वल टू 120, फाइंड परसेंटेज चेंज इन GDP। प्रिकॉशंस जो है वो थ्योरी है मेरे दोस्त, वो आप थ्योरी अपने आप रीड कर लेना, और जो वो मैंने करवाए थे क्लास में, वो आप उसमें से देख सकते हो। और नेशनल डिस्पोजल इनकम नहीं करना, वो कोर्स में नहीं है जिया दीदी, वो छोड़ देना। और बताओ, और कोई फॉर्मूला ग्राफ तो नहीं है भाई? GDP MP जो होता है वो होता है समीशन GVA MP का, ठीक है, वो भी मैंने लिखवा दिया था, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ताहिर भाई। G20 सिलेबस में नहीं है मेहुल, लेकिन हाँ केस वो GK का क्वेश्चन बना के दे सकता है। हाँ, तो कितना आया परसेंटेज चेंज? हैं 50%। ठीक है, तो बस हाँ, तो ये एक मतलब पूछ सकता है बाय चांस, तो फिर बच्चा कहता है सर ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया था आपने। ठीक है भैया, 50% ठीक है, ओके वेरी गुड। तो भाई सबको नेशनल इनकम, फिर नेशनल इनकम को क्लोज कर दें। नेशनल इनकम के फॉर्मूले और ग्राफ दो, और शेड्यूल भी कोई नहीं है इसमें। तीन चीजें देख लेना सब बच्चे, फॉर्मूला, ग्राफ और शेड्यूल, कि भाई फॉर्मूला, ग्राफ और शेड्यूल क्लोज कर दें फिर नेशनल इनकम के। फिर बाद में ये मत कहना कि सर ये आपने छोड़ दिया था। तो फॉर्मूले सारे हो गए, ग्राफ इसमें कोई है नहीं, शेड्यूल इसमें कोई है नहीं। ओके, एक बार दोबारा ओके कर दो भाई कि नेशनल इनकम ओके, क्लोज कर दें फॉर्मूले। फिर अब आ जाते हैं कीन्स पे। तीन चीज़ें चेक करते रहना भाई, कहीं पर भी मिस नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले, ग्राफ और शेड्यूल। चलो तो कीन्स का करते हैं। तो सबसे पहले है एडी। एडी का फॉर्मूला है हमारे लिए C+I, सिंपल। बाकी सी जो होता है सी, उसका शेड्यूल है इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन ज़ीरो इनकम पर कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगा, उसके बाद वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहेगा। बाकी कंजम्पशन का ग्राफ देख लो, कंजम्पशन का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब ज़ीरो से थोड़ा ऊपर से शुरू होगा और अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और कंजम्पशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C बार प्लस BY। C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन और B मतलब MPC। फिर है I जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका हो गया इन्वर्स रिलेशन। बाकी फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो I का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि I जो होती है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो उसका कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है। हाँ, एक फॉर्मूला और सिखाया था आपको, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, A बार, इसका फॉर्मूला याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। फिर AD का ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, जो C का ग्राफ होता है या C का कर्व होता है बिल्कुल उसके पैरेलल बनता है। तो जैसा कि आप लाल रंग में देख रहे हो, AD का ग्राफ ऐसा बन गया। दूसरा आता है AS का फॉर्मूला होता है जिसको हम Y भी कह सकते हैं, C+S।
सी तो आपको पता ही है, एस जो होता है उसका शेड्यूल देख लो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसीलिए सेविंग का ग्राफ कैसा बनता है, नीचे से शुरू होता है, नेगेटिव से शुरू होता है और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। बाकी सेविंग का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है जहाँ पर y इज इक्वल टू सी हो या सेविंग इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद डेरिवेशन के कोई फॉर्मूले नहीं है, इसमें सिर्फ ग्राफ हैं जो मैंने आपको बनवा दिए थे। कंजम्पशन से सेविंग निकालना, हाँ ऊपर नीचे, या सेविंग से कंजम्पशन निकालना ऊपर नीचे। ठीक है, अच्छा हाँ, फिर ये 4 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले बल्कि, एपीसी का फॉर्मूला सी बाय वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस बाय वाई, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, और एपीसी प्लस एपीएस 1 के बराबर और एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर। बाकी इसका कोई ग्राफ है नहीं तो नो टेंशन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसकी वर्किंग तो चलो वर्किंग है थ्योरी, लेकिन हाँ फॉर्मूले 3 हैं भैया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, दूसरा फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, तीसरा फॉर्मूला 1/एमपीएस। ठीक है, बाकी ये रिलेशन है एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशन। बाकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कोई ग्राफ मतलब शेड्यूल कुछ नहीं है। बाकी अगर हाँ वर्किंग दिखानी हो डायग्राम तो वो भी आप दिखा सकते हो कि इन्वेस्टमेंट चेंज हुई तो इनकम चेंज हुई, वो चेंज को शो कर देंगे। तो ये भी डायग्राम आपको बनवाया था। उसके बाद जी इक्विलिब्रियम 2 प्रकार के होते हैं, एडी और एएस। तो उसका कर्व है एडी और एएस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, और दूसरी अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट, उसका भी ग्राफ है जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। बाकी इसका एक फॉर्मूला है, एडी एएस अप्रोच में फॉर्मूला है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और सेविंग इन्वेस्टमेंट में तो सीधा फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो ये बेसिकली फॉर्मूले हो गए। ठीक है जी, चलो अब बाकी एक सवाल दे देता हूँ। तो सवाल दे रहा हूँ बच्चों, अब देखते हैं कौन बच्चा है बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करेगा। चलो तो लिखो जी, ए बार इज इक्वल टू 60 एंड एमपीएस इज इक्वल टू 0.25। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलो इसका आंसर भेजना है बच्चों जल्दी से। बाकी यहाँ तक देखता हूँ बच्चे क्या कह रहे हैं। बाकी हर्ष भाई एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस का रिलेशन बस वही था जो लिखा हुआ था, एपीसी और एपीएस बराबर 1 और एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1, और इनकी मिनिमम वैल्यू जो है एमपीसी और एमपीएस दोनों की ही 0 से 1 के बीच में लाई करती है। बाकी एपीएस जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एपीसी नेगेटिव भी नहीं हो सकता और एपीसी 0 भी नहीं हो सकता, मतलब कंजम्पशन है ना, क्योंकि हाँ थ्योरी में जिसको प्रॉब्लम है थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। डोंट वरी, इकोनॉमिक्स में आपके नंबर आपकी लैंग्वेज के नहीं कटेंगे। अंग्रेजी का एग्जाम नहीं है, आपको जज जो किया जा रहा है अंग्रेजी पर नहीं किया जा रहा, अर्थशास्त्र की नॉलेज पर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट पता है या नहीं? तो बच्चे कह रहे हैं जी 240। ओके, तो लिखो क्रिश सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला होता है वैसे तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि ये होता है ना इक्विलिब्रियम पर एडी और एएस बराबर होते हैं ना, तो ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो हालांकि डेरिवेशन आपको करना नहीं है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ, चलो सीख लो। सी को ओपन करोगे तो क्या बन गया? सी बार प्लस बी वाई। अब सी बार
आई को पहले लिख देता हूँ इधर की तरफ और बी वाई इधर लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी वाई को LHS में ले गया तो कोई दिक्कत तो नहीं है कृष भाई, ठीक है। वाई कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है कृष भाई, ठीक है। अब सी बार प्लस आई, इसको सिखाया था ना ये क्या होता है, ए बार, यही तो फॉर्मूला था कि सी बार प्लस आई, इसे बोलते हैं ए बार, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो y को क्या मैं a बार अपॉन 1 माइनस बी लिख सकता हूँ, तो क्या मैं y को a बार अपॉन MPS लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो आपको सीधा यही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमेशा, y इज इक्वल टू a बार अपॉन MPS। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम इनकम निकालने का। तो a बार आपको दे रखा है 60, MPS आपको दे रखा है 0.25, तो बच्चों का बिल्कुल सही आया था 240। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है 240, चलो सही है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, 240। चलो ठीक है जी, ए बार लिखवा दिया था करणजोत, अब पीछे जाके सुन लेना वीडियो में दोबारा से, है ना। ए बार क्या था, चलो एक बार और देख ले करणजोत की रिक्वेस्ट पर। ए बार था, ये रहा मेरे भाई करणजोत भाई, कल नंबर नहीं कटने चाहिए बस तुम्हारे। ए बार दोबारा देख लो, ये रहा, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब सी बार प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब आई। चलो ठीक है, तो और देखते हैं और क्या फॉर्मूले हैं। इक्विलिब्रियम भी हो गया, अच्छा इसमें कोई फार्मूला है नहीं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें कोई फार्मूला या शेड्यूल है नहीं, बस एक ग्राफ है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब कि आपका इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पहले आ गया। बाकी एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड में कोई शेड्यूल या कोई फार्मूला है नहीं, बस एक ग्राफ है जो बनवा रखा है आपको ये वाला इन्फ्लेशनरी गैप। और डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड में भी कोई फार्मूला नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, सिर्फ एक ग्राफ है ये डिफ्लेशनरी गैप वाला, ठीक है, ये बनवा रखा है। बाकी एक्स एंटे इसमें कोई फार्मूला नहीं है। मेजर्स टू करेक्ट, इसमें कोई फार्मूला कोई शेड्यूल नहीं है, ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल आपको मैं दे रहा हूँ, ये कृपया बच्चों मेरी खातिर इसे याद करके चले जाना। एक ग्रैंड इक्विलिब्रियम का शेड्यूल है, बस ये मैं आपको बनवा देता हूँ, ठीक है ना। इनकम तो आप लिख ही लोगे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, है ना, ये तो सिंपल है। अब आप सबसे पहले लिख लो सी। अब सी जो है उसको आप एक सिंपल यूनिफॉर्म तरीका अपना लो कि 60 से शुरू कर लो, मतलब 0 पे 60, और उसके बाद 80 करके बढ़ा लो, ठीक है। तो हर बार 80 करके बढ़ा लो तो कितना होता रहेगा, 140, 220, 300, 380, 460। उसके बाद आई लिख लो। आई को बिल्कुल जो सी है 0 लेवल पर वही मान लो, 60 ही मान लो, तो वो कितना हो जाएगा, 60, 60, 60, 60 और 60। ठीक है। उसके बाद आप S मान लो। अब S को कैसे निकालोगे, S का फॉर्मूला होता है y माइनस सी, तो वो आप उसमें से देख के खुद भी निकाल सकते हो। -60, -40, -20, 0, 20, 40, 60, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद AD का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस आई। तो फिर आपकी AD की फिगर्स आ जाएंगी, C और I को जोड़ दोगे, 120, 200, 260, नहीं सॉरी 200, 280, 360, 440, 520 और 600। फिर आप AS लिख लो। AS का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो y के बराबर होता है लेकिन C प्लस S कह लेते हैं।
तो y के बराबर तो खैर 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 ये लिख लेना, ठीक है ना। तो इस ग्रैंड शेड्यूल में आपकी दो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। एक होता है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर देखो y और c बराबर हैं और सेविंग भी 0 है, तो इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और एक होता है ये लेवल सबसे लास्ट वाला, जिसमें AD और AS भी देखो बराबर हैं और इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर हैं। तो मतलब दोनों अप्रोचेस से इक्विलिब्रियम जो है वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधा सच्चा शरीफ। मतलब एग्जामिनर पागल हो जाएगा, कहेगा ये बच्चा कौन है। ठीक है भाइयों, तो ये शेड्यूल आप याद रख के चले जाओ, क्योंकि इक्विलिब्रियम का हाँ एक क्वेश्चन किसी भी अप्रोच का आएगा, और मैं तो कह रहा हूँ किसी का भी आए यही बना के आ जाना। तो एक ही शेड्यूल में आपके दोनों अप्रोचेस दिखने भी चाहिए, दिख भी जाएंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रैंड शेड्यूल हो गया जो आपको बनाना है, ठीक है। और एक डायग्राम जो है वो अपना खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मैं तो सिर्फ बना रहा हूँ एक रफ आइडिया के लिए कि एक सिंगल डायग्राम पर ही हमें दोनों अप्रोचेस अगर बनाने हैं, मतलब AD-AS अप्रोच भी और इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच भी, दोनों से इक्विलिब्रियम शो करना हो, तो क्रिश भाई कैसे करेंगे। देखो ये तो हो गया AS, ठीक है, ये मान लो हो गया AD, तो ये तो इक्विलिब्रियम यहाँ हो गया। और सेविंग इन्वेस्टमेंट से शो करना हो तो कैसे करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट, सेविंग कहाँ से, नेगेटिव से, ये सेविंग, तो वो इक्विलिब्रियम कहाँ शो करेगा, यहाँ। तो मज़ेदार बात ये आनी चाहिए कि ये सेम कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पर पढ़ें, ये है प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपके डायग्राम की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि AD-AS अप्रोच से जो इक्विलिब्रियम लेवल निकल रहा है और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच नहीं, वो मतलब वो तो खैर कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि दोनों सेम लेवल पर निकलने चाहिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम ये भी पूछ सकता है कि भाई, या आपको बनाना आना सकता है हाँ, कि वो एक सिंगल डायग्राम पर दोनों इक्विलिब्रियम शो करो, वो ये क्वेश्चन ये बोल देगा, ठीक है ना। चलो तो अब देख लो भाइयों बहनों, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शेड्यूल, और तीसरा क्या होता है, ग्राफ। भाई कोई भी छूटा तो नहीं है जो मतलब इस नोट्स में रह गया हो, वो है मुद्दा। नहीं आदर्श, इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में टाइम कम नहीं पड़ेगा। बाकी लवजीत जी रिपीट कह रहे हैं कर दो, तो आप पीछे वीडियो को करके रिवाइंड करके दोबारा से सुन लो जो बकवास मैंने करी। और शिवम बाबू, क्वेश्चन तो देखो अब नहीं करवा सकता कोई, मतलब क्वेश्चन ऐसे एक एक बच्चे की डिमांड पर नहीं ले सकता है ना, नहीं तो फिर तो कल से मतलब रात को फिर छत से कूदना पड़ेगा मुझे भी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली करना है तो उसकी अपना ग्रुप पे फ़ोटो भेज दो, टेलीग्राम पे, अगर आप हो हमारे ग्रुप में, कोई बच्चा सॉल्व करके भेज देगा। तो भाइयों ये वाला डायग्राम ज़रूर कर लेना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा शिवांश, वो तो हाँ जो लिखी थी अंग्रेज़ी, तो आप वो लिखना जो नोट्स वगैरह में आपको मैंने लेक्चरों में लिखवा रखी है ना। हाँ कि इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ ये, और रीज़न ये, इफ़ेक्ट्स ये, मतलब अंग्रेज़ी पे मेरा अभी फोकस नहीं है, मैं अभी अंग्रेज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये बता दो कि भाई इस चैप्टर के फॉर्मूले सारे आ गए, शेड्यूल जो भी हैं और ग्राफ जो भी है, मतलब ओके हो गए, इसको क्लोज़ कर दें भाई, इस चैप्टर को क्लोज़ कर दें, एक बार फाइनल बता दो भाई ओके है। बाकी अदर डाउट पे आता हूँ थोड़ी देर पे, लेकिन पहले इसको बता दो कि इसको क्लोज़ कर दें। कृष भाई बताओ, तुम बताओ एक बार, तुम्हारी बात मानता हूँ मैं। तो कोई छूटा तो नहीं फॉर्मूला, ठीक है कोई नहीं छूटा, मतलब बुक में कोई ऐसा तो नहीं है एक्स्ट्रा फार्मूला नज़र आ रहा हो और हमने ना लिखा हो, नहीं है, ठीक है फॉर्मूले सारे हो गए, टिक लगा लेते हैं। कोई शेड्यूल तो नहीं छूटा, सी का आ गया, अच्छा एक बार सोच लेते हैं, सी आ गया, आई आ गया, एस का भी बना लेंगे शेड्यूल, ए डी का तो बनी गया, ए एस का भी बनी गया, ये रहा ऊपर। वैसे तो पूरे चैप्टर में इसी को तोड़ तोड़ के बना सकते हो शेड्यूल, ठीक है।
हाँ एडी अप्रोच है तो एसआई को हटा दो, बल्कि नहीं एसआई को क्यों हटाओ, यही पूरा बनाओ, पूरा ही बनाओ। हाँ और सेविंग इन्वेस्टमेंट आ गया तो भी यही बना दो। अच्छा इसमें आप एपीसी और एमपीसी भी निकाल सकते हो और इसी में आप एपीएस और एमपीएस भी निकाल सकते हो, वैसे सोचा जाए तो बच्चों जी मनी में तो बस एक फॉर्मूला घर से रट के जाना है, मेन M1 का C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। बाकी M2 M3 M4 के हमने लिख लिए थे, एक बार पढ़ लेना, बाय चांस मैच द फॉलोइंग में पूछ ले। M2 का है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, M3 का है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट और M4 का है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं। बाकी बैंकिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हाँ क्रेडिट क्रिएशन जो टॉपिक है उसमें एक छोटा सा मिनी फॉर्मूला कह सकते हो है वो मिनी फॉर्मूला है टोटल मनी क्रिएशन का, या टोटल जिसको कह लो क्रेडिट क्रिएशन का। क्या है फॉर्मूला? इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, और 1/LRR को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। बस ये एक फॉर्मूला है बैंकिंग में। चलो ठीक है। बाकी गवर्नमेंट बजट में क्रिश बताओ कोई फॉर्मूला? हाँ इसमें है, ये रे बच्चों यहीं देख लो फॉर्मूले तो बहुत हैं इसमें। पहला फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा फॉर्मूला टोटल रिसिप्ट, तो टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। दो फॉर्मूले ये याद हो गए, ये रे देखो लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी 4 डेफिसिट्स के फॉर्मूले याद रखना। बजट डेफिसिट का होता है TE माइनस TR, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट का होता है RE माइनस RR। फिस्कल डेफिसिट के 3 फॉर्मूले होते हैं मेरे भाइयों, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिसिप्ट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, सॉरी। दूसरा फॉर्मूला होता है बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग। ये वाला स्पेशल याद करके जाना, ये कल आएगा, मैं लिख देता हूँ। 17 मार्च 2023 CBSE, ठीक है। फिर कल मेरा कटना नहीं चाहिए, 1 नंबर, ये MCQ में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बोल दो एक बार अपने मुंह से, क्या है? बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग। बाकी तीसरा फॉर्मूला भी है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है ना। तो बस ये 3 फॉर्मूले हैं फिस्कल डेफिसिट के। बाकी धन्यवाद अनुराग भाई 2,20,000 के सुपर चैट के लिए, प्यार भरे। भगवान करे तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर हो। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा और कोई फॉर्मूला गवर्नमेंट बजट? तो भाइयों बहनों गवर्नमेंट बजट में और कोई फॉर्मूला तो नहीं है, देख लो किताब में कोई ऐसा तो नहीं है कि किताब में एक्स्ट्रा फॉर्मूला था हमने नहीं लिखा हो। अच्छा ग्राफ इसमें कोई है नहीं, पूरे कुछ उसमें शेड्यूल इसमें कोई है नहीं। अच्छा लेकिन ओहो हाँ, इसमें लेकिन जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिया था और उस तरह का जो आपसे पूछ सकता है वो ये कि वो आपको एक पूरा बजट पेश करके दे देंगे, ऐसा मतलब वर्टिकल, तो कहेंगे उसमें से फिर डेफिसिट निकाल लो, ठीक है। तो आपको कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं लिख दूं इस चैप्टर में सबसे अच्छे से क्या करना आना चाहिए? कैटेगराइजेशन। कि जैसे मान लो मैंने एक आइटम बोला, मैंने कहा बोरोइंग, तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि भाई कैपिटल रिसिप्ट है। मैंने बोला पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो तुरंत पता लगना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने बोला एस्चीट, तो तुरंत पता लगना चाहिए कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। मतलब आपको हर कैटेगराइजेशन पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है जी। डिफरेंस तो चलो हाँ वो तो थ्योरी में हो ही जाएगा। तो इसका भाई थम्स अप भेज दो, गवर्नमेंट बजट ओके है, ठीक है। कृष्ण ने तो कर दिया ओके। और कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं है। अरे हाँ ये भी तो है छुटमुट, चलो अच्छा हाँ ये भी देख लो फॉर्मूले नाम के। बैलेंस्ड बजट TE इज इक्वल टू TR, सरप्लस बजट TE लेस देन TR, और डेफिसिट बजट TE ग्रेटर देन TR। बाकी जो बच्चा डिफरेंस पूछ रहा है तो मेरे भाई हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, थ्योरी क्वेश्चन के लिए, थ्योरी एक्सप्लेनेशन के लिए जो परसों तरसों की वीडियो थी उससे करना। अभी हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे, अभी न्यूमेरिकल फॉर्मूले ग्राफ और वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा बीओपी में कृष भाई फॉर्मूले हैं बहुत सारे। चलो एक तो ये बताओ, मतलब ये तो चलो स्ट्रक्चर हो गया भाई, स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाना, पहले ही आगाह कर रहा हूँ। हाँ हाँ वो मैंने देख लिया था, वो करंट अकाउंट ही लिखना। हाँ मतलब वो इसलिए क्योंकि हम उसको गुड्स मान रहे थे, ये भी एक्सप्लेनेशन दे रखी थी। अच्छा चलो जी, पहला फॉर्मूला BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, सरप्लस कब माना जाएगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। डेफिसिट कब माना जाएगा? जब एक्सपोर्ट्स कम हो। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, उसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सरप्लस कब माना जाएगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। डेफिसिट कब माना जाएगा? जब एक्सपोर्ट कम हो। चलो ये भी सिंपल। बाकी ये BOP करंट अकाउंट तो चलो वो तो हमने वैसे ही निकाला था, ठीक है ना। और ये सब तो थ्योरी है, ये सब तो थ्योरी है। बाकी BOP में डेफिसिट कब होगा? जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स कम होंगे। और सरप्लस कब होगा? जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगे। अच्छा ये बता दो कि ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स कौन से होते हैं या पेमेंट्स? जो अबव द लाइन थे, है ना, ये सारे ऑटोनॉमस थे। और बिलो द लाइन वाले को क्या बोलेंगे? मतलब एकोमोडेटिंग वाले, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं, ऊपर वाले होते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सब अपनी इंस्टा आईडी दो। ठीक है, तो कृष की मैं बता देता हूँ। कृष की इंस्टा आईडी है कृष कूल डूड, तो कृष को फॉलो कर देना। अच्छा उसके बाद इसमें और कोई फॉर्मूले और तो नहीं है। BOP में भाई देख लो, BOP में और कोई फॉर्मूला जो किताब में दे रखा हो, आपको कहीं आपने कहीं देखा हो, आपको लगा हो कि यार ये छूट गया, या अच्छा ग्राफ इसमें कोई है नहीं, पूरे चैप्टर में नो ग्राफ, और शेड्यूल भी कोई नहीं है। बस एक ये ढांचा मेरे कहने पर, कृपया करके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये चले जाना करके। बहुत बच्चे करते नहीं है ढांचा, वो सोचते हैं अच्छा वैसे ही फॉर्मूला लगाना है, पर ढांचा याद रखना, हेल्प हो जाएगी कल आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद और कौन सा है चैप्टर? बस यही है। अच्छा फॉरेन एक्सचेंज, हाँ फॉरेन एक्सचेंज। चलो फॉरेन एक्सचेंज में फॉर्मूला तो कोई नहीं है, लेकिन एक क्या है, हाँ चलो ये फॉर्मूला हो गया। अगर $1 का रेट बढ़ जाएगा तो कह देंगे करेंसी डेप्रीसिएशन, $1 का रेट घट जाएगा तो कह देंगे करेंसी एप्रीसिएशन, ठीक है। अच्छा डिमांड का ग्राफ बनवा दो। हाँ डिमांड का ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई का ग्राफ बनवा दो, सप्लाई का कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। बाकी इक्विलिब्रियम कैसे होगा वो तो आपको पता ही है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे। हाँ क्रिश पूछ रहा है परचेज ऑफ मशीन, तो परचेज ऑफ मशीन मेरे भाई आप करंट अकाउंट में डाल देना, और रीज़न ये लिखना है स्पेसिफिकली कि हम मशीन को क्या मान रहे हैं? गुड्स, ठीक। सर प्रिकॉशन क्वेश्चन कैसे आएंगे? बस प्रिकॉशन का क्वेश्चन श्री श्याम बाबू थ्योरी में आएंगे, थ्योरी में कि प्रिकॉशंस क्या हैं, बात थ्योरी में पूछ सकते हैं। अच्छा ये वाले डायग्राम, चेंज इन डिमांड, अरे ये तो है ग्राफ इसमें फॉरेन एक्सचेंज में। डिमांड राइट शिफ्ट हो गया, डिमांड लेफ्ट शिफ्ट हो गया। इफेक्ट याद रखना है, अगर डिमांड राइट शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? करेंसी डेप्रीसिएशन। डिमांड लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? करेंसी एप्रीसिएशन, है ना, वो तो है ही। अच्छा ऐसी सप्लाई में भी ग्राफ, सप्लाई राइट में शिफ्ट हो गया या सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। बस और तो कोई ग्राफ नहीं है और कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे ख्याल से। चलो भाइयों देख लो, फिर फाइनली क्लोज कर दें इस किस्से को भी। ग्राफ, फॉर्मूले, शेड्यूल, बता दो भाई, बिल्कुल इसको क्लोज कर दें। मतलब मैक्रो में कोई भी किताब का ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है जो हमने ना लिखा हो, कोई नहीं है। कोई ऐसा शेड्यूल, कोई ऐसा ग्राफ जो हमने ना बनाया हो, ठीक है।